साउथ अफ्रीका के खिलाफ 352 रन हमने चेस किए थे। नो डाउट इसमें एक्स्ट्रा उन्होंने बैटिंग की, रिजवान ने और उसने सलमान ने। उसको देखते हुए तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम अब न्यूजीलैंड को तो फाइनल में बहुत मुश्किल डालने वाली है। देखिए ये सबको पता है कि जो साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप थी, अगर हम स्पिन अटैक देख लें, ये फास्ट बॉलिंग अटैक देख लें, वो न्यूजीलैंड वाला नहीं था। न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम है बहुत तगड़ी टीम है, चाहे बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन हो, बैटिंग हो। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि चले यार, हमने तो नहीं बोला था ना कि आप अपनी वीक टीम खिलाएं साउथ अफ्रीका वाले। फिर उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा मैच जितवा के चले गए रिजवान और सलमान। न्यूजीलैंड, मैं थोड़ा सा पीछे पहले मैच में आपको लेके जाना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड ने आई थिंक 330 किया था। ग्लेन फिलिप्स ने क्या 100 रन की जो उसने बैटिंग की, क्लास बैटिंग की। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान 252 पे ऑल आउट हो गया। कैसे आउट हुआ? उनके स्पिनर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, ब्रेसवेल ने बड़ी जबरदस्त की, सेंटनर ने बड़ी जबरदस्त की। अगर फास्ट बॉलर इस कंडीशन में अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके दोनों स्पिनर ने जबरदस्त बॉलिंग की। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम ये जो राउंड का मैच हारे न्यूजीलैंड से और जो फाइनल आज हारे, ये दो मैच हारने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच भी हम इनसे ना हार जाए, क्योंकि जाहिर सी बात हमने प्रेशर तो ले लिया अब इनका। अभी तो उनकी पूरी टीम खेल ही नहीं रही, चैपमैन नहीं खेल रहा, रचिन रविंद्र अनफिट हुआ हुआ है। वो अगर चैंपियन ट्रॉफी में वापस आ जाता, वो इनका बड़ा यूजफुल क्रिकेटर है, बैट्समैन भी और स्पिनर भी। उसके बाद लॉकी फर्गसन, वो वैसी तेज है, तेज बाउंसर्स करता है, एटीट्यूड बड़ा तगड़ा है। ये तीन प्लेयर अगर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम के ऊपर तो और प्रेशर हो जाएगा, वो टीम और तगड़ी हो जाएगी। अच्छा आज के मैच में आप देख लें, टॉस जीता, बहुत अच्छा फैसला था। अगर टॉस जीत के इतने भी आउट होने तो फायदा क्या, रन नहीं करने तो फायदा क्या भाई। 242 रन 43 इसमें नहीं बनते भाई, इस पे नहीं रुकते। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले तो मैं बाबर की बात करता हूं, 29 पे आउट हुए। मुझे यह समझ नहीं आ रही बाबर की कि सेट होने के बाद आप क्यों आउट हो रहे हो, कैसे आउट हो रहे हो भाई। 29 रन पे आप खेल रहे हो, इतने अच्छे बल्ले पे बॉल आ रहा है, तो क्या जरूरत है जबरदस्ती शॉट खेलने की। थोड़ा सेंसिबल हो जाओ यार, थोड़ा टाइम लेके खेलो। 5 चौके आप लगा चुके हो, तो क्या जल्दी जल्दी रन थोड़ी होने हैं यार। अगर आपको एज अ ओपनर भेजा गया है तो आप वो मुश्किल टाइम गुजार देते हो, नया बॉल आप किल कर देते हो, गुजार देते हो, आप उस पर आउट ही नहीं होते। लेकिन जब आप सेट हो जाते हो, आप खुद आउट होके आ जाते हो। पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आप ब्रेसवेल पे आउट हो गए, आपने फास्ट बॉलर को झेला। आज भी आप क्या बोलते हैं, फास्ट बॉलर पे सामने कॉटन बॉल दे के आगे, दूर था बॉल, आप जबरदस्ती उसको सामने मारने जा रहे हैं। तो यार आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं, गलतियों से आप अपनी गलतियों से आउट होके टीम पे प्रेशर भी आ रहा है, आपके अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। अगर आज के मैच में आप रन कर देते, मैं नहीं कह रहा 100 कर देते, आप 60 70 80 रन की इनिंग भी खेल देते, तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अब इसी न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट आपने फिर ओपन करनी है, और वहां पे क्या आपका कॉन्फिडेंस होता है मुझे नहीं समझ आती। अब आगे आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर वही रिजवान जो है वो रिजवान 50 नहीं कर सके, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सलमान भी वो भी 50 नहीं कर सके, 45 46 दोनों ने इस तरह किए। लेकिन बात यह है कि आपने देखा कि फखर जमान आउट हुआ, उसके बाद आपके एकदम से कैसे रन रुकते हैं। देखिए मेरी बात ये याद रखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सलमान ने और रिजवान ने 100 रन की इनिंग खेली, मैच जितवाया, पाकिस्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिल चुका था, 50 रन का स्टार्ट मिल चुका था, जिसकी वजह से मोमेंटम बड़ा जबरदस्त बन गया था, उसको वो फिर दोनों कैरी करते चले गए। इसी तरीके से अगर टॉस जीत के बैटिंग की है तो आपको ऊपर का ओपनर्स का मोमेंटम मिलना चाहिए था, लेकिन फखर आउट हो गए। उसके बाद जो है वो आपके 3 प्लेयर इतने जल्दी आउट हो गए। रिजवान और उसने टाइम लेते रहे, लेकिन वो भी बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। चले जी वो दोनों भी आउट हो गए, मैं ये मानता हूं कि जी दोनों ठेका नहीं उठाया हुआ, सऊद शकील ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा एक मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, जो बंदा सेट हो जाता है वो आउट क्यों होता है? जिस तरह मैंने बाबर का बोला, आप तैयब ताहिर की बात कर रहा हूं। तैयब ताहिर साहब, आपने 38 रन पे आप खेल रहे थे, आप अपना आउट होना देखो, आपने जबरदस्ती उसको चलाने की कोशिश की है। जबरदस्ती ऐसा नहीं था कि पीछे बॉल थी, आपने पूरा वॉच किया और आप उसको मिड विकेट की तरफ मारने की, आपने जबरदस्ती पूरा पावर के साथ आपने बड़ा छक्का मारने की कोशिश की और आप मिड विकेट पे आउट हुए। पिछले मैच में भी आप ऐसे ही हुए। क्या जरूरत थी वो मारने की? क्योंकि यार वो 42वें ओवर में आप आउट हो रहे हैं, 42वें ओवर में आप आउट हो रहे हैं और आपके अपने 38 रन भी हो चुके हैं। क्यों आपको शौक नहीं है कि मैं थोड़ा सा और सेंसिबल खेलूं? यार जब विकेट्स नहीं होती पीछे और अगर आप सेट हो गए हो, मुझे तो यार ये पता है कि जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं तब आप 40 ओवर के, आप 30 ओवर से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब विकेट्स नहीं होती तो भाई आखिरी 2-4 ओवर तक जाते हैं। आप 42 ओवर में आउट हुए हैं, आप अगर थोड़ा सा 2-3 ओवर और रुक जाते, आराम से सेंसिबल खेलते रहते, 46-47 तक भी आप चले जाते, आपके अपने भी 50 हो जाने थे, और उसके बाद आखिरी 2-3 ओवर में आप और बड़ी हिट्स लगा सकते थे, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता, 50 भी हो जाता और हिट्स भी लगा सकते थे, और जो कि आप लगा भी सकते हैं। उसके बाद खुशदिल शाह की बात कर लो तो पर्ची डंडा कहां से आ गए है ये, ठीक है। एक मतलब मैं क्या बोलूं यार, एवरेज क्रिकेटर्स को पाकिस्तान टीम में डंडे लगवा के ले आते। आप खुशदिल शाह साहब, आप भी 44वें 45वें ओवर में आउट हुए, तो क्या रुक नहीं सकते? क्या खेलो ना, सेंसिबल खेलो, जाओ ना आखिरी 2-3 ओवर तक जाओ, क्या तकलीफ है?
जब एक मौका मिल रहा है खुली डुली क्रिकेट खेलने का, आखिरी 2-3 ओवर तक जाओ, सिंगल डबल करके मारो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा कि जाहिर पता है जो 2-3 ओवर रह गए उसमें मारना ही है ना, कोई टेस्ट मैच थोड़ी खेलना है। 6 ओवर पहले मार के आउट हो गए। वो फहीम अशरफ साहब, वही पाकिस्तान का बेन स्टोक, 22 रन, 21 बॉलों पे 22 रन, बॉलिंग में हाल चेक कर लो, खाली 2 से 3 ओवर उससे कराए गए। तो भाई 242 रन कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कोई मुश्किल हुई? न्यूजीलैंड को कोई मुश्किल नहीं हुई। पहला शुरू में पहली विकेट जल्दी गिरी, उसके बाद सेंसिबल खेलते रहे विलियमसन और कॉनवे, खेलते रहे, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि एंड तक 5 साढ़े 5 की एवरेज चाहिए थी पर ओवर, ठीक है, इकोनॉमी थी, उनको कोई जल्दी नहीं थी। अच्छा जी, मैच थोड़ा सा आगे चलता गया। टॉम लैथम के 3 कैच छोड़े, 3 कैच, और पैथेटिक फील्डिंग भी हो रही थी, सीधे सीधे चौके कराए जा रहे। जब आप उसने 50-56 रन की इनिंग खेली, लेकिन उसमें से उसके 3 कैच छूटे। अगर और जो कैचेस थे वो इतने मुश्किल भी नहीं थे। रिव्यू नहीं लिया, लेग बिफोर हो गया। शाहीन साहब ने सीधा कैच छोड़ दिया, स्विप शॉट मारा, आई थिंक स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे, उधर आई थिंक कैच छूटा। तो भाई जब एक प्लेयर के ऐसी पिच के ऊपर 3 कैच छोड़ोगे तो 50 तो करेगा ना वो यार। मतलब आप क्या समझ रहे थे कि हम वो अगर आराम से खेल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स ने कितनी मुश्किल आपको डाली हुई थी। और आप अपने स्पिनर्स को देख लो क्या किया जी। सलमान आगा साहब ने, बैटिंग तो एक्स्ट्रा नहीं करता है, एज अ बॉलर आप भी उसको खिला रहे हैं, क्या कर रहा है बॉलिंग में। खुशदिल साहब ने क्या तीर मारा बॉलिंग में, अबरार ने 1 आउट किया, बस। नसीम शाह ने 2 आउट की, शाहीन ने 1 आउट किया। तो ऐसे जाओगे चैंपियन ट्रॉफी में? ऐसे कैसे खेली जाएगी चैंपियन ट्रॉफी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुक्के में रेलू कट्टों से परफॉर्मेंस करवा के जीत गए, वरना ऐसी तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी आपसे। साउथ अफ्रीका के मैच में भी जो हमने 250 रन 350 चेस किया, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, वरना तो सबको पता था ये तो कर ही नहीं सकती हमारी टीम, 300 क्या 250 रन नहीं कर सकती। और आप देख लो, आपने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 250 किए, आज 242-43 पे आप आउट हो गए। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आप कैसे करोगे। आप चैंपियन ट्रॉफी का मुझे नहीं पता कि क्या आपकी प्लानिंग होगी। प्लानिंग क्या होगी आपके पास, है क्या प्लानिंग होगी? ओपनर वही होने आपके, बाबर आजम और ये फखर जमान, बाकी वही टीम होनी है। सऊद शकील खेल लेगा, नहीं तो कामरान गुलाम खेल लेगा, हसनैन खेल लेगा, नहीं तो आरिस रऊफ आ जाएगा, भाई यही कुछ ही होना है। स्पिनर के पास तो आपके पास कोई है ही नहीं कुछ। खुशदिल शाह से अच्छा है या फहीम अशरफ से अच्छा है? अगर फहीम अशरफ ड्रॉप हो तो उसकी उसके फास्ट बॉलर आएगा, फास्ट बॉलर ही है। खुशदिल शाह से अच्छा तो आप इसको कामरान गुलाम को खिला लो, उसी को खिला लो, वो कुछ ना कुछ बैटिंग तो और तगड़ी हो जाएगी, शायद हमारी टीम बड़े रन कर दे। उसके बाद 23 तारीख को इंडिया से मैच है, मतलब वो तो खेल ही दुबई के अंदर रही होगी, तो कैसे टैकल करोगे यार? ऐसी फ्लैट पिचेस पे आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स ही नहीं है, तो कैसे आप ऐसी टीमों को पकड़ोगे यार? मुझे तो नहीं समझ आती क्या सोच के टीम बनाई हुई है, क्या करना चाह रहे हैं क्या। हाँ ठीक है, किस्मत पे छोड़ना तो छोड़ते रहो, जो किस्मत में होता है वो आपको पता नहीं होता, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। लेकिन फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारी टीम हमें नजर आ रही है, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो फाइट करके मैच हारते ना तो समझ भी आती। एक चीज और मैं बता दूं कि रिजवान ने अगर टॉस जीत के बैटिंग की है ना ऐसी पिच के ऊपर, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी फॉर्म में है, बहुत टॉप की परफॉर्म कर रही है, पहले नंबर से लेकर 5वें नंबर तक, जिसकी वजह से आप ये सोचते कि चले यार अब हम जो है हम रन चेस किए जा रहे हैं। तो एक दो वजूहत तो बिल्कुल ही सामने आ जाती हैं। एक ये कि आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे, और दूसरा ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना है। मुश्किल हालात इस वक्त इसलिए बन गए हैं कि ये जो पिच थी ये साजगार थी पाकिस्तान की, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है होम कंडीशंस में। डबल पेस पिच थी, गेंद रुक भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था, और पहले तो रन ज्यादा नहीं किए, वो भी एक डिबेटेबल डिसीजन था कि क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड चले कंडीशन ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई थी, मगर फिर भी ओस की वजह से गेंद बल्ले पे आ रहा था और टारगेट भी इतना कुछ खास नहीं था। और यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग में जब लंबा टारगेट देना होता है पाकिस्तान वो नहीं देता है, एडवांटेज जब मिल जाता है टॉस जीतने का। और इसी तरह से बॉलिंग में 1-2 विकेट जब ले लेते हैं नए बॉल के साथ, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा एक तरह से स्टैटिक सी परफॉर्मेंस हो जाती है मिडिल ओवर्स में, एंड तक ऐसे कुछ काम चलता है। और न्यूजीलैंड को परसेंटेज क्रिकेट खेलने की जरूरत थी बल्ले के साथ, और आपने देखा कि टफ मोमेंट्स में उनमें क्लैरिटी थी, चाहे वो कॉनवे हो या मिचेल हो, चाहे वो टॉम लेथम हो, इन सब ने बहुत ही आराम से, विलियमसन, इन्होंने जो है पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की। उनको पता था कि 50 ओवर खेल गए तो मैच जीत जाएगा, क्योंकि टैक्सिंग रन रेट नहीं था, पाकिस्तान को विकेट लेनी थी। और यहीं पे प्रॉब्लम है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को 10 विकेट लेनी है अगर वनडे क्रिकेट में नाम कमाना है, और ये विकेटें कहां से मिलेंगी? सो एक स्पेल और एक बर्स्ट अच्छा होता है, उसके बाद स्पिनर्स जो हैं वो उस तरह की जादूगरी नहीं दिखा रहे हैं। अब कहने की बात ये है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स से बेहतर बॉलिंग करके, उनके पेसर्स रुक नया नाम है, नया चेहरा है, 4 विकेट ले गए। और पाकिस्तान ने जब रियलाइज किया कि बाउंसर से वेरिएशंस पे आप ज्यादा
इंपैक्टफुल गेंदबाजी कर सकते हैं, वो बहुत लेट हो गया था, क्योंकि जब बाउंसर किए नसीम शाह ने, वो भी एंड ऑफ द स्पेल किया। इसी तरह से शाहीन आफरीदी ने भी जब बाउंसर आजमाया तो वो भी सेकंड स्पेल में आके किया। सो उस वक्त तक कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी पाकिस्तान के हिसाब से। तो तीनों शोबों में न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया जो पाकिस्तान को होम कंडीशंस पे करना चाहिए। तो एक धचका तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है, पिचेस आईसीसी बनाएगा, सो कैसी पिच पे अब ये खेलेंगे, क्योंकि तेज पिच पे भी या बैटिंग पिच पे भी और डबल पेस पिच के ऊपर भी न्यूजीलैंड दोनों दफा पाकिस्तान से बेहतर खेली है। और जैसे मैंने कहा ना, आजकल की डे एंड एज में अगर आप 2 मैच हार जाते हैं तो बड़ा, एक तो आपका सिस्टम को जोट लगता है, और दूसरा फिर आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, और ये रिच एक्सपीरियंस और एक हाई पे पाकिस्तान को दोबारा मिलेंगे, और पाकिस्तान को फिर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जहां पे एक मिरेकल सा वो क्रिएट कर सके, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेल रहा है, बड़े काम कैलकुलेटिंग तरह से ये खेलते हैं। असल में ये अंडर द रडार चलती है टीम, ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं जीतने के बाद, वो चेस्ट थंपिंग तरह की ये लॉट नहीं है, ये काम कर जाते हैं, वर्कमैन लाइक इनकी परफॉर्मेंस होती है, और बड़े बड़े राइवल्स को इसी तरह से शिकस्त दे देते हैं। सो न्यूजीलैंड को बहुत मुबारक इसलिए कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देके ट्रायंगुलर जीत गए। पाकिस्तान के लिए फिर से सबक है, और सबक यही है कि तीनों शोबों में अपनी गेम को अप करना है। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो उसमें शायद जो एक जज्बा होता है वो खुल के सामने आएगा, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस है। सलमान अली आगा की फॉर्म बैट और बॉल के साथ अच्छी है। अबरार की जो बॉलिंग है उसमें और निखार आने की जरूरत है। देखिए, जब आप रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं अबरार जैसे कि, तो मिस्ट्री बॉलर, उनको गेंद तो स्पिन करना है ना, ऐसी 2 पेस पिच पे उनको लपेटे लगे, स्वीप शॉट्स लगी, इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके, जो कि इस पिच पे उनको करना चाहिए था। इसी तरह से सलमान अली आगा पूरी कोशिश करते हैं, बट वही बात है कि क्या वो उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये 3-4 विकेट पाकिस्तान को दे देंगे या 10 ओवर्स में 20 रन देंगे, जैसे कि सेंटनर ने बॉलिंग की। सो पाकिस्तान को कई जिग्सॉ पजल्स अभी फिल करने हैं, और उससे 2 ओवर कराए हैं, 2 ओवर, ठीक है, बैटिंग और लंबी कर ली। तो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि जो चीज आपकी स्ट्रांग होती है आप उस पर बैंक करते हैं, यानी कि आपने बैटिंग लंबी करके आपने बैटिंग पहले कर ली। यार, आप बैटिंग पे बैटिंग लंबी करी जा रहे हो तो फिर डिफेंड करें ना, जिस तरह कल के मैच में, पिछले मैच में आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया है। यार, कुछ समझ से बाहर ये डिसीजन है कोई आपके लेने वाले? यार, हाँ, फाइनल मैच के अंदर आप यार बच्चों वाले डिसीजन लेके जा रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि जी अंपायर तनकीद क्या करें, और आप सर तो पूरा आसमान उठा दिया था पिछले मैच के अंदर। फिर वो लोग सही कहते हैं, वो कहते हैं जी आप इसलिए जीत गए कि उनके अंदर जेंसन नहीं थे, साउथ अफ्रीका के पास रबाडा नहीं थे, कॉर्जी नहीं थे, नॉर्जे नहीं थे, इसलिए आपका जो है ना वो कहते हैं तुक्का लग जाता है। फिर आपका जब उनके मेन बॉलर्स खेल नहीं रहे होते हैं और उनका मुंह बंद करने हैं, तो आप उनको अवाम को, ऊपर से आप अवाम को ये कह रहे हैं। रिजवान कह रहे हैं कि जी पूरी की पूरी अवाम जो है पाकिस्तान की वो इनकंसिस्टेंट है। तो यार, कोई खुदा का खौफ खाओ यार, 25% आपकी अवाम जो है वो बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी अवाम इनकंसिस्टेंट है, हम इस वजह से हार रहे हैं। वो बेचारे मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, रोटी उनको मुश्किल हो जाती है, सुबह शाम मेहनत करके वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आप उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं यार, माशाल्लाह लाखों करोड़ों में आप कमा रहे हैं, महाना 50 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, डेली अलाउंसेस आपके हजारों डॉलर्स में है। उसके बाद एक मैच खेलने का आप लोग वनडे मैच का 6-7-8 लाख रुपए लेते हैं। उसके बाद बल्ले का जो स्टिकर आपने लगाया होता है, एक मैच का 2.5-3 लाख रुपए आप लेते हैं। उसके बाद सेंचुरी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके अलग बोनसेस, पेप्सी जो लोगो आपने लगाए होते हैं इधर उधर, उनके अलग पर ईयर आपको पैसे आते हैं। आप अपने आप को एक नॉर्मल अवाम से मिला रहे हैं यार, कि हमारी पूरी की पूरी अवाम ही, हमारा कल्चर ही इनकंसिस्टेंट है। कोई खुदा का खौफ करें यार, आप क्या मैच कर रहे हैं जिन बेचारों को के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आप अपने आप को उनसे मिला रहे हैं यार। उन्होंने आपको बोला था भाई इस मैच के अंदर आप टॉस जीत के बैटिंग करें, क्या करें? उन्होंने आपको बोला था जब आपके 3 आउट हो गए थे तो रिजवान ने जो ठक्का लगा लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि अब्दू से एल्विस परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब्दू बार बार एल्विस को काम करने के लिए बोल रहा, एल्विस को असिस्टेंट बना रखा है एक तरीके से। तो भाई, अगर आप भी एल्विस यादव के फैन हैं तो एल्विस यादव भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।